टॉर्क के बारे में पढ़ना हम लोग शुरू किए थे, और किसी भी तरह का कोई डाउट हो थ्योरी में तो डिस्कस कर सकते हो, और नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कल टॉर्क कैसे निकालना है किसी फोर्स का किसी पॉइंट के अबाउट, ये हम लोग सीख लिए थे अच्छे से। क्विकली अगर हम लोग इसका रिकैप करना चाहें तो कर लेते हैं एक बार वापस से। टॉर्क को दो पार्ट में हम लोग पढ़े थे, अबाउट ए पॉइंट, अबाउट एन एक्सिस। अबाउट ए पॉइंट ही होता है एक्चुअली, ठीक है, एक्सिस वाला हम बताए थे कल क्या होता है, वो पॉइंट के टर्म्स में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो अबाउट ए पॉइंट टॉर्क कैसे निकालते हैं वो देख लो। सिंपल था, डेफिनेशन है, मैथमेटिकल डेफिनेशन, आर क्रॉस एफ। तुम्हें आर क्रॉस एफ में आर का मतलब अच्छे से पता होना चाहिए। एफ वेक्टर है फोर्स वेक्टर, बट फोर्स वेक्टर और फोर्स किस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, उस पॉइंट का, जैसे मान लो तुम्हारा आ गया ये पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, पी पॉइंट पे एक्ट कर रहा है फोर्स, उस पॉइंट का, जिस पॉइंट के अबाउट हमें टॉर्क निकालना है ना, वहां से लेना है पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, और उन दोनों का क्रॉस ले लेना है, वो तुम्हें टॉर्क दे देगा। तो बार बार हम लोग क्रॉस नहीं लिया करेंगे, हम लोग सीधा सिंप्लीफाइड फॉर्म हम लोग कर लिए थे। मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, डायरेक्शन कैसे निकालना है, तो मैग्नीट्यूड के लिए सिंपली हम बोले हुए थे वर्ड्स में कि फोर्स जितना दिया मैग्नीट्यूड वो, अब मल्टीप्लाई कर दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका, उस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का, जिस पॉइंट के अबाउट हमें टॉर्क निकालना। जी एग्जांपल किए थे कन्वेंशनली हम लोग, अगर आर क्रॉस एफ का टॉर्क अगर क्लॉकवाइज आ रहा है माइनस साइन यूज करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है प्लस साइन यूज करेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब होता है टॉर्क है तुम्हारा वो क्रॉस मतलब इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ये हम लोग बार बार नहीं बोलेंगे, जस्ट पता होना चाहिए नॉलेज के लिए। अगर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है उसका मतलब डॉट मतलब प्लेन के बाहर आ रहा है, अगर हाथ को एंटी क्लॉकवाइज घुमाए तो मेरा ये बाहर आ रहा है, क्लॉकवाइज घुमाए तो ये स्क्रीन के अंदर जा रहा है, तो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। तो हम लोग यूज करेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सिंपल। पॉजिटिव टॉर्क मतलब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, नेगेटिव टॉर्क मतलब क्लॉकवाइज टॉर्क। कन्वेंशनली हम लोग कन्वेंशन ये फॉलो करेंगे। एग्जांपल किए थे, बहुत सारा फोर्सेज है, तुम्हें किसी पॉइंट को टॉर्क निकालना है, सारे फोर्सेज का अलग अलग टॉर्क निकालो, फिर ऐड कर दो। टॉर्क निकालते वक्त साइन भी उसमें पुट करो, प्लस माइनस देख करके, क्लॉकवाइज है तो माइनस, एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस। एक एग्जांपल किए थे, फिर ये भी एग्जांपल किए थे। ठीक है, एक्सिस के ऑर्डर हमें टॉर्क निकालना है तो कैसे डिफाइन किए थे, कुछ नहीं करना, उस एक्सिस पे मौजूद कोई भी एक पॉइंट लो। पॉइंट वर्ड तुम्हें आता है, एक्सिस एक लाइन है, लाइन पे बहुत सारा पॉइंट होता है, कोई एक पॉइंट लो, उस पॉइंट के और उस फोर्स का टॉर्क निकाल दो, उस टॉर्क का सिर्फ वो कंपोनेंट लो जो उस एक्सिस के अलोंग आ रहा है, मतलब तुम सिर्फ एक्सिस के अलोंग वाला टॉर्क लेना चाहते हो। मतलब ये होता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, वो हम लोग कर लेंगे आगे डी एक्सिस अगर आएगा। अब जो आज पढ़ने वाले हम लोग, उस टॉपिक का नाम है कपल। एक्चुअली कपल मतलब फोर्स कपल है यहाँ पे, ठीक है, फोर्स कपल है, कपल ही बोलते हैं हम, सिंपल बोलते हैं कपल। तो रोटेशनल मैकेनिक्स में कपल का मतलब क्या होता है, पहले तुम लोग बताओ, कोई भी पढ़ क्या होता है क्विकली। जी भैया, क्या होता है कपल का मतलब, भैया मतलब पेयर ऑफ फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट बिल्कुल एक्टिंग सही, अपोजिट दो डायरेक्शन। फोर्स, दो इक्वल मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता हुआ फोर्स को बोलते हैं कपल, सिंपल। ये एक्शन पेयर। क्या कुछ ऐड कर रहे हो क्या डेफिनेशन में, बोलो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं बोलो भैया, बोलो। दो फोर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, सिंपली उसको बोलते हैं कपल, उन दोनों को एक साथ। कपल मतलब पेयर ही होता है एक्चुअली। तो एक वेक्टर है एफ वेक्टर, और दूसरा वेक्टर जस्ट इसके अपोजिट माइनस एफ। भैया सिमिलर टू एक्शन रिएक्शन पेयर सिमिलर टू, फोर्स, एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स। ऐसा तो हम नहीं बोलना चाहेंगे, कुछ देर में ये क्लियर कर देते हैं, रुक जाओ। ऐसा क्यों हम नहीं बोलना चाह रहे हैं, तुम ऐसा बोल सकते हो एक्शन रिएक्शन पेयर एक कपल का स्पेशल केस है, बट हर कपल को तुम एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं बोल सकते। जी भैया, आएंगे उस चीज पे, कुछ देर उस पॉइंट को लिखने वाले आने वाले हैं उस पर, अभी फिलहाल ये लेके चलते हैं, फिर हम देख लेंगे क्या डिफरेंस आ रहा है दोनों। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन अलग अलग हो, तो ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्शन अलग अलग है तो पैरेलल लाइन के लॉन्ग ही होगा। इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच डिस्टेंस कुछ मान लो डी, कुछ डिस्टेंस डी होगा, कुछ मान लेते हैं यही डी जब जीरो हो जाएगा तब क्या होगा, दोनों का दोनों एक ही लाइन पे आ जाएगा, वो हो गया एक्शन डी, रिएक्शन पेयर, वो हो गया एक्शन रिएक्शन पेयर। हाँ भैया, हमेशा जीरो ही होगा, कोई जरूरी एक ही थोड़ी लाइन ना है। पे। क्योंकि जब एक्शन रिएक्शन पेयर लगा रहे होते हैं ना, तुम जिस लाइन के अलॉन्ग लगा रहे हो एफ, हम भी उसी लाइन के अलॉन्ग अपोजिट माइनस एफ लगाएंगे, लाइन ऑफ एक्शन सेम होता है दोनों फोर्सेस। बट यहाँ पे कोई जी जरूरी नहीं है, भैया, गैप भी हो सकता है। 3 मीटर डिस्टेंस पे दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है, उसको तुम एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं बोल सकते हो, कपल बोलना पड़ेगा। यही डी जी जब जीरो हो जाएगा तो एक्शन रिएक्शन पेयर इसको बोल दिया जाता है।
फिलहाल हम लोग डी कुछ भी जनरल वैल्यू। तो मतलब डेफिनेशन यही है, कपल का लिखना है तो लिख लो जस्ट इक्वल टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस डी, ठीक है, ऐसे बोला जाता है, इज नोन एज ए कपल। दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जिनके बीच का गैप डिस्टेंस जो है वो लाइन ऑफ एक्शन के बीच का डिस्टेंस डी है या कुछ भी डिस्टेंस मान लो, उसको बोलते हैं कपल। ये तो कपल का मतलब। बट अपने लिए यहाँ पे क्यों ये टॉपिक को पढ़ना पड़ रहा है, इस कपल का हम लोग मोमेंट निकालने वाले हैं। यह कपल का मोमेंट कितना आएगा, सॉरी मोमेंट बोल रहे, मोमेंट वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, टॉर्क। टॉर्क कोई मोमेंट बोला जाता है एक्चुअली, टॉर्क यूज करते जी हैं हम। टॉर्क, टॉर्क ऑफ ए कपल हम लोग निकाल रहे हैं। ध्यान रख लेना, मोमेंट भी बोला जाता है टॉर्क को, ठीक है। इंजीनियरिंग में जब जाओगे तो वहां पे टॉर्क वर्ड नहीं यूज करता, इसी को मोमेंट 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 बोला जाता है। टॉर्क, जरा ध्यान रख लो, टॉर्क को मोमेंट भी बोला जाता है, दोनों चलते। टॉर्क ही यूज करते हैं 12th में, तो यही बार बार बोला करते हैं, टॉर्क ऑफ ए कपल। मतलब ये जो हम अभी कपल ड्रॉ किए एफ और माइनस एफ किसी डिस्टेंस डी पे, इसका टॉर्क कितना होगा। तो पहले ये बताओ, अभी जो हम ये टाइटल लिखे हैं टॉर्क ऑफ ए कपल, मोमेंट को छोड़ो, मोमेंट टॉर्क का ही दूसरा नाम है जस्ट। इस कपल का टॉर्क, क्या यह टाइटल कंप्लीट है? हम लिखे हैं पॉइंट होना सामने चाहिए, किस पॉइंट? टॉर्क ऑफ ए कपल, क्या यह टाइटल कंप्लीट है? अबाउट ए पॉइंट होना चाहिए, किस बिल्कुल पॉइंट सही, पे? बिल्कुल सही, ये हम तुम लोग से जानना चाह रहे थे। याद रहा कपल का मोमेंट किस पॉइंट के अबाउट, किस पॉइंट के अबाउट, ये तो बोले ही नहीं अबाउट किस पॉइंट के अबाउट। तो इंटरेस्टिंगली इस कपल का मोमेंट इस दुनिया में मौजूद किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालो सेम ही आता है, इसीलिए अबाउट ला के यहाँ पे नहीं बोलेंगे हम। तुम्हें जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है निकालो, वैल्यू सेम ही आएगा, ये खास हो जाता है यहाँ पे आकर के। इस कपल का मतलब ब्यूटी बोलो या जो ही बोलो, इसका खासियत ये है, कपल का अगर तुम मोमेंट निकालोगे ना, किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालो सेम ही आएगा। ये प्रूव तुम लोग को करना है। अभी जस्ट हम ये लिखने वाले हैं यहाँ पे नीचे स्टेटमेंट को डायरेक्टली। टोटल टॉर्क of a couple is independent of the choice point. पॉइंट के चॉइस से इंडिपेंडेंट होता है। तुम इस स्पेस में मौजूद कोई सा भी पॉइंट ओ लो, उसके बाद जब टॉर्क निकालोगे तो क्या करोगे, पहले ये समझ लो। अगर हम कहीं पे भी आर्बिट्ररी कोई भी पॉइंट ले लें, मान लो यहां हम कोई पॉइंट ले लें बीच में कहीं भी, और हम बोल रहे हैं ओ के बाद हमें टॉर्क निकालना है इस कपल का, तो एक बार एफ का निकालोगे टॉर्क, एक बार माइनस एफ का निकालोगे टॉर्क, ओके बाद फिर दोनों क्या कर दोगे, सिंपल है, टोटल टॉर्क निकालना है। तो यहाँ ध्यान ये लिखे हुए यहाँ पे टोटल टॉर्क, हम ये नहीं बोल रहे कि उनमें से मौजूद किसी एक फोर्स का टॉर्क पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है। भाई किसी एक का देखोगे तो वो जैसे जैसे चेंज करोगे डिस्टेंस चेंज होगा, टॉर्क चेंज होगा, बट दोनों का समेशन करोगे तो एक जितना बढ़ेगा ना दूसरा उतना घट जाएगा, तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, सम करते वक्त वैल्यू सेम आने वाला है कोई भी पॉइंट लो। ये तुम लोग का टास्क रहेगा, प्रूव हम इसको नहीं करने वाले हैं, कहीं से सर्च करना या जैसे भी करना हो, मेहनत करना, खोजना कहीं से इसका क्या रीजन है। बट अभी हम ये बता रहे हैं टॉर्क होता कितना, ये हम बता रहे हैं। कोई पॉइंट वो ले लिए, अब खुद सोचो इस वो पॉइंट के बाद हम एफ के टॉर्क का बात करें, दोनों का टॉर्क निकाल और ऐड कर रहे हैं, तो हम कल बताए तरीका, भाई एफ का टॉर्क क्या होगा, एफ को बढ़ा दो ऐसे लाइन ऑफ एक्शन, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। अब ये डिस्टेंस कितना है हमें नहीं पता, मान लेते हैं डिस्टेंस x होगा, एक सेकंड को x। तो f का टॉर्क का अगर बात करें, टॉर्क ड्यू टू f वेक्टर, उसको हम बोलते हैं 1। फर्स्ट जस्ट नेम दे रहे हैं, टॉर्क अबाउट o ड्यू टू f वेक्टर। तुम नोटेशन जैसा भी यूज करो, मतलब समझ में तुमको आना चाहिए। f वेक्टर का टॉर्क निकालना है o के अबाउट, तो मैग्नीट्यूड तो क्लियर है भाई, क्या हो जाएगा f इंटू एक्स। जी भैया, f का मैग्नीट्यूड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, साइन भी डिसाइड करेंगे, ये भी ध्यान रखना। साइन का बात करें तो r वेक्टर अगर यहां वो से देखो, r कुछ ऐसा आएगा, f जहां पे काम कर रहा है r कुछ ऐसा,
और एफ आर को तिरछा भी लेके सोच सकते हो, फर्क पड़ेगा नहीं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से नहीं आएगा। अगर मन में ऐसा डाउट आ रहा हो आर तिरछा क्यों नहीं, ये पैरेलल शिफ्ट कर दिए। देखो आर से जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज टॉर्क का तो माइनस मिलेंगे, जस्ट माइनस लगाते हैं। सिमिलरली टॉर्क अबाउट ओ ड्यू टू माइनस एफ, माइनस एफ वेक्टर नीचे वाले कारण। तो इसका बात करें तो माइनस एफ का मैग्नीट्यूड तो एफ ही होता है, तो उसमें एफ ही लेंगे, ये मत माइनस एफ लेना यहाँ लिखते वक्त, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लेना। तो माइनस एफ भी है तो मैग्नीट्यूड तो उसका एफ ही होगा। डिस्टेंस क्या होगा, अब यहाँ से लेंगे डिस्टेंस नीचे वाला डी माइनस एक्स, डी माइनस एक्स, बिल्कुल से। इसको वाई मत मान लेना, वो मूर्खता होगा, एक्स के टर्म से मानो, दो दो वेरिएबल मानो, डी माइनस एक्स। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देख लेते हैं। आर ऐसे, यहाँ आर और यहाँ एफ है इधर की तरफ, घूमेंगे आर से एफ की तरफ तो कुछ ऐसा एंटी क्लॉकवाइज। तो वैसे भी कपल में एक का क्लॉकवाइज आएगा तो एक का एंटी क्लॉकवाइज आएगा, क्योंकि अपोजिट है। तो एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस साइन। तो टोटल टॉर्क और नेट टॉर्क नेट अगर निकालेंगे अबाउट पॉइंट ओ, ऐड करोगे तो देखो खुद से माइनस एफ एक्स माइनस ये क्या हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हुआ यार। फिर कटना चाहिए, एक्स वाला बचेगा ही नहीं, एक्स बचना ही नहीं चाहिए। ऊपर वाला क्लॉकवाइज आया, नीचे वाला एफ इंटू डी माइनस एक्स, नीचे वाला भी क्लॉकवाइज ही आ रहा है यार, ये क्लॉकवाइज है ना ये, हाँ क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज। यहाँ पे भी एक माइनस होगा। अब करो ऐड तो माइनस एफ एक्स प्लस एफ एक्स कट गया, सिंपली आ रहा माइनस एफ डी, यानी उन दोनों के बीच डिस्टेंस जो है सिर्फ उसी से तुम्हें करना है, एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। इज इक्वल टू, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें माइनस तो तुमको साइन बता रहा है, मैग्नीट्यूड क्या होगा कपल के मोमेंट का, टॉर्क का, फोर्स का मैग्नीट्यूड, जो भी उसमें फोर्स है एफ और माइनस एफ, उनका मैग्नीट्यूड इनटू उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, सिंपल। तो कपल का मोमेंट होता है, यहाँ लिखने वाले हम फोर्स का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड उसका कपल में जो भी फोर्स है उनका मैग्नीट्यूड, और फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना, एफ और माइनस एफ के बीच डिस्टेंस कितना। जी सीधा लिख रहे हैं डिस्टेंस, मीनिंग समझ पा रहा हूँ, पूरा कंप्लीट नहीं करना, ना तुम लोग कंप्लीट कर लो कॉपी में, समझ लो। तो ये तुम जब ये करोगे, मान तुमसे बोले एक 20 न्यूटन का फोर्स है और एक माइनस 20 का फोर्स अपोजिट में लग रहा है 3 मीटर के डिस्टेंस पे, कितना होगा टॉर्क, पॉइंट बोलेंगे ही नहीं, कपल का मोमेंट आएगा, क्योंकि वो पॉइंट कोई भी लो, कहीं पे भी लोगे ना टॉर्क यही आएगा, चेंज होगा ही नहीं, जो कि मैं स्टार्टिंग में ही लिख दी, वो कहीं भी लो, इसलिए सीधा बोला जाता है कपल का मोमेंट, सीधा मोमेंट बोले वापस से, फिर टॉर्क, कपल का टॉर्क सीधा बोला जाएगा कि हाँ टॉर्क ऑफ कपल कितना है, इतना है, पॉइंट बोला ही नहीं जाएगा, क्योंकि पॉइंट पे डिपेंड ही नहीं करता है इनका टॉर्क। तुम जो इस पॉइंट के वॉट निकालना निकालो, ऐड करोगे, फाइनल रिजल्ट यही आएगा, एफ का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस। जनरल प्रूफ हम अभी नहीं किया, पहले बोल देते हैं, जनरल प्रूफ में थोड़ा अच्छे से करना होगा प्रूफ, कि पॉइंट वो अभी प्लेन के बाहर भी हो सकता है। अभी तुम कागज में लेके सिंपल उसी प्लेन में ले लिए वो पॉइंट और निकाल दिए, क्योंकि हमको पता है कि पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता, बट अगर जनरल से बोले प्रूव करो पॉइंट कहीं भी ले रहे हैं तो सेम रिजल्ट आएगा, तो तुमको ज्योमेट्री वगैरह लगाना पड़ेगा, तो वेक्टर का भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और फिर तुमको प्रूव करना होगा, यहाँ पॉइंट कहीं भी लीजिए आप, स्पेस में कोई भी पॉइंट ले ले, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड जनरल, ये वैल्यू यही है। प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है उसका डेरिवेशन, पर जस्ट ट्राई कर सकते हो इनकेस इंटरेस्टेड हो। चलो भैया, हाँ मतलब हम इसमें अगर प्रूफ करना है तो हम बस कोई भी हम बिल्कुल, कोई भी रैंडम सिंपल पॉइंट मानोगे जनरल, पॉइंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, स्पेस में कहीं भी है, 3D में लेके चलोगे, क्योंकि जब हम बोल रहे हैं एनी पॉइंट, कोई पॉइंट डिवीजन, मतलब ये है कि सिर्फ कागज के प्लेन में वो पॉइंट नहीं हो सकता, वो पॉइंट वो बाहर भी हो सकता है, तो उसका थर्ड कोऑर्डिनेट भी तुमको लेके जनरल प्रूव करना होगा। वो मान लोगे कोई पॉइंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, उसके ऊपर तुम हमको प्रूव करके दिखा देना कि हाँ ये वैल्यू यही आता है, मान लेंगे, डिपेंड नहीं करता, जो कि सच में होता है। ये रिजल्ट हमको पता था, इसलिए हम वो आसानी से बीच में ले लिए, जस्ट ऊपर से एक्स पे नीचे डी माइनस, बट वो वहीं पे होगा, जोड़ दो ना, कहीं भी हो सकता है, हमको पता है कि डिपेंड नहीं करता है, इसलिए हम तुमको जस्ट डिराइव करवा दिए बीच में एक कन्वीनियंट पॉइंट लेकर के, जहां पे आसान था निकालना। ठीक है।
तुम ओ जी अगर भैया। मन होता है तो यहाँ भी कहीं भी लेके देखना जस्ट ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे ले लो, मान लो कोई लगेगा भैया हम नीचे लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ले लो, कोई फर्क नहीं होगा। ये ऊपर में आएगा d प्लस एक्स, नीचे में आएगा x, वो कट के फिर बराबर हो जाएगा। जी भैया वो तो कट ही जाएगा, हाँ प्लेन कट में ही जाएगा जाएगा, तो कहीं प्लेन में कटेगा। समझ में आता है, बट प्लेन के बाहर पॉइंट लोगे तो वहां पे थोड़ा मन में डॉट आता है कि अगर प्लेन के बाहर लेंगे तो क्या पता कुछ और आ जाए टॉर्क, बट नहीं आता, सेम आता है। कल डेरिवेशन हम बता देंगे, वैसे एक दिन तुम लोग ट्राई करना जस्ट वैसे ही जब तुमको और फ्री टाइम हो तो। बहुत ज्यादा जी भैया। इंपॉर्टेंट है, तुमको एग्जाम में डेरिवेशन नहीं करवाएंगे, पता है, काम चल जाता है। चलो ठीक, तो यहाँ से तुम मैग्नीट्यूड निकाल लोगे कपल के टॉर्क का। डायरेक्शन कैसे निकाले कपल के टॉर्क का, बहुत ईजी है, देखो कैसे। एफ अगर ऐसे दिया है और एक फोर्स ऐसे दिया, तुम कुछ नहीं करो, देखो ये एफ ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, तुम सिंपल एक फोर्स से दूसरे फोर्स की तरफ हाथ घुमाओ, खुद ही पता लगेगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम पहले फोर्स से दूसरे की तरफ मुड़ना चाहें, क्या आ रहा है टॉर्क, हाँ क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, सीधा क्लॉकवाइज साइन लास्ट में पुट कर दो। तुमसे हम बोले सिंपल सा डायरेक्शन के लिए प्रैक्टिस करवा रहे हैं। भैया भैया अगर हम सेकंड से फर्स्ट में जाए तो? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दो तरफ सेम भैया आएगा। मान लो 20 न्यूटन, ठीक है, हाँ भैया 20 क्लॉक। न्यूटन, और ये मान लो तुम्हारा दूसरा फोर्स इधर की तरफ -20 का लग रहा है, मतलब 20 का ही लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन। डिस्टेंस दोनों के बीच दे रखा है, तो मान लो एक सेकंड को 10 सेंटीमीटर। तुमसे बोला हमें टॉर्क बताओ इस कपल का, पॉइंट नहीं मेंशन करेगा जी, कपल का टॉर्क तुमसे पूछा गया। आंसर हो जाएगा 20 × 10 बाय 100, एसआई न्यूटन बदलने के लिए सेंटीमीटर को 200 बाय 100 2 न्यूटन मीटर आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। 2 न्यूटन मीटर। हमें निकालना है मान लो डायरेक्शन, तो एक तरीका ये भी है, तुमको ऐसा ही मन में सोच सकते हो कि पॉइंट हम कहीं भी लेंगे डिपेंड नहीं करेगा। कोई बोलेगा भैया हम ये वाले 20 वाले पे जो है बैठ जाएंगे, इसी पे पॉइंट ओ ले लेते हैं। अब इस पे अगर पॉइंट ओ ले ले तो इस 20 न्यूटन का टॉर्क कितना हो गया, जीरो। जीरो, क्योंकि इसी से पास हो रहा है, इसी से पास हो रहा है, तो कोई फोर्स पे अगर पॉइंट ले लोगे तो उसी से पास हो रहा है, तो आर उसका टॉर्क नहीं आने वाला, डिस्टेंस ही जीरो हो गया। अब आसान हो गया तुम्हारे, और इस पॉइंट को टॉर्क निकालो ना, तो तुमको इसके टॉर्क का टेंशन ही नहीं, किसके टॉर्क का टेंशन है, सिर्फ 20 का। जी भैया ऊपर वाला। आर ऐसे हो जाएगा, एफ ये वाला ऐसे है, सिर्फ एक ही फोर्स का टॉर्क देखो, फिर क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। प्लस। तो ये भी एक अप्रोच है, यहाँ देख लो। कोई बोलेगा भैया जब पॉइंट पे डिपेंड नहीं करा तो वो पॉइंट क्यों नहीं यहीं पे ले लें, ताकि एक फोर्स का टॉर्क जीरो हो जाए, सिर्फ हमको एक ही का निकालना पड़े, आसान हो जाएगा निकालना। तो ये भी तरीका है, ठीक है। पॉइंट हो तुम अपने हिसाब से कहीं भी सेट करके ले सकते। फाइनली तुम्हारे लिए काम का चीज ये है, कपल का मोमेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल लेना चाहिए। डायरेक्शन में अगर फंस रहे हो तो वापस से देख लो, क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज कैसे भैया सेट करेंगे। किसी एक फोर्स से बैठ भैया जाओ, उस फोर्स को भूल जाओ, दूसरे फोर्स के लिए आर क्रॉस एफ निकाल लो, हाथ घुमा करके देख लो क्लॉकवाइज एंड निकलो। पूछना है तो कुछ पूछ लो। भैया हम लोग मतलब डायरेक्शन पता करने के लिए हम लोग ये भी तो कर सकते हैं कि मतलब एक फोर्स का हेड से दूसरे फोर्स का टेल को ज्वाइन कर देंगे, देखेंगे किस डायरेक्शन में ज्वाइन हो रहा है। हाँ इस तरह कुछ खुद का भी अल्टरनेटिव बना सकते हो, हमको लग रहा है वर्क करेगा जो तुम हाँ बोल रहे भैया। हो, खुद का भी अल्टरनेटिव जी बना भैया। सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, अगर मन में ऐसा कुछ बन रहा है और आ रहा है सबका आंसर सही, तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी दिमाग में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा होता है कभी कभी। सही बोल रहे हो तुम, ऐसे जो तुम बोलना चाह रहे हो वही चीज है, सही है, सही है, सही है। चलो ठीक है, बाकी तुमको निकालने आना चाहिए, सही सही बात कर जाना, कुछ क्वेश्चंस करना, देखना सबका आंसर सही आ समझ में आ गया सही तुमको। चलो तो यहाँ पे हम कपल के मोमेंट को खत्म करते हैं। एक पार्ट इसमें बच रहा है प्रूफ वाला, कि क्यों पॉइंटों के चॉइस पे डिपेंड नहीं कर रहा, घर पे ट्राई करना, कल डिस्कस कर देंगे क्योंकि 2-3 मिनट। चलो अब आते हैं अगले टॉपिक पे अगले टॉपिक पे वो है इक्विलिब्रियम। देखो इक्विलिब्रियम का एक्चुअली मतलब क्या है, हम लोग पहले से भी समझ रहे हो, 9th 10th में भी हम लोग पढ़ते हैं, 4th चैप्टर 9th क्लास में भी पढ़ते हैं, बट वहां पे सिंपली ये बोला जाता है कि इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है किसी भी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो, बट यहाँ पे वो तो रहना ही चाहिए, प्लस बॉडी मूव भी ना करे, रोटेट भी ना करे, इसलिए इंश्योर करो कि नेट टॉर्क भी जीरो। बस। जी भैया। तो इक्विलिब्रियम का मतलब दो तरह का एक्चुअली हो जाता है यहाँ पे रोटेशन में आकर के, एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम जो तुम पहले से पढ़ते आ रहे थे, प्लस रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और दूसरा तुम्हारे पास
रोटेशनल इक्विलिब्रियम। जब हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं इसका मतलब ये बोलना चाह रहे हैं उस बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है, जितने भी फोर्सेज एबीडी में उसका एबीडी बनाओ, सारे फोर्सेज का रिजल्टेंट करो वो जीरो आना चाहिए। एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। बुक्स वगैरह में सिग्मा एफ भी लगा के लिखता है, सिग्मा का मतलब होता है सारे फोर्सेज का सम मतलब रिजल्टेंट एफ नेट। ये मतलब कुछ और लिखा, सिग्मा एफ लिख देगा मतलब एफ टोटल एफ का सम, सब एफ का सम कर दो। रोटेशनल मतलब टॉर्क नेट जीरो आए। अब यहाँ पे भी इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, टोटल टॉर्क उस बॉडी पे जीरो होना चाहिए। तो रोटेशन में अगर तुमसे बोला जाए कोई चीज इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब तुम्हें दोनों चीज होल्ड करना चाहिए, टोटल फोर्स भी जीरो होना चाहिए और टॉर्क भी जीरो होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट हम लोग पहले जब पढ़ रहे थे तो सिर्फ एफ नेट इक्वल टू जीरो करते थे, टॉर्क नेट जीरो लेके हम लोग मान के चलते थे, बोलते नहीं थे, रोटेशन में हम लोग आए ही नहीं थे। बट सच में इक्विलिब्रियम का मतलब होता है दोनों तरह से इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, एफ नेट भी जीरो होना चाहिए, टॉर्क नेट भी जीरो होना चाहिए। तो सिंपल हो गया। जब एफ नेट हम जीरो बोल रहे थे कोई बोलेगा भैया हम एक्स के अलोंग जब अलग सॉल्व करेंगे एफ एक्स इक्वल टू जीरो, तो बोलेगा हाँ ये भी तुम बोल सकते हो यहाँ से कि एक्स में भी फोर्स जीरो होगा, वाई में भी फोर्स जीरो होगा, और अगर जेड है मान लो इनके 3D का क्वेश्चन है तो जेड में भी टोटल फोर्स जीरो होना चाहिए, किसी भी डायरेक्शन में एक्स वाई जेड सारे में भी एफ जीरो आना चाहिए। एफ नेट जीरो है इसका मतलब हर डायरेक्शन में फोर्स जीरो होना पड़ेगा। तो ये भी बुक वगैरह लिखा रहता है, अगर देखो जाकर के तो ऐसे कर लिखा रहेगा एफ एक्स नेट इज इक्वल टू जीरो, एफ एक्स लिख देगा ऐसे कॉमा नेट लगा देगा इज इक्वल टू जीरो, एफ एक्स नेट इक्वल टू जीरो, एफ वाई नेट इज इक्वल टू जीरो और एफ जेड नेट इक्वल टू जीरो। मतलब एक ही है, एफ नेट जीरो होना चाहिए, समझ रहे हो। टॉर्क नेट इक्वल टू जीरो। वापस से यहाँ पे अब यहाँ क्वेश्चन आता है, यहाँ जब हम लिख रहे हैं टॉर्क नेट इज इक्वल टू जीरो मतलब टोटल टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट भाई, वापस यहाँ पे क्वेश्चन आता है कहाँ लिखे हैं यहाँ पे कौन सा पॉइंट के अबाउट, सीधा बोल दिए नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए मतलब टोटल टॉर्क जीरो होना चाहिए। सेंस तो नहीं बन रहा है फोर्स का, ठीक है फोर्स तो हम लोग वैसे भी किसी पॉइंट के अबाउट नहीं बोलते, बोलते हैं क्या भाई फोर्स जीरो एज बॉडी, लेकिन जब टॉर्क बोलते हैं तो बोलते हैं टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट। बट यहाँ पे वापस से अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम हम लोग फिर बोल रहे हैं टॉर्क नेट इक्वल टू जीरो, पॉइंट मेंशन कर ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे हम टॉर्क अबाउट ए लाइन जीरो करेंगे। नहीं लाइन नहीं, पॉइंट ही एक्चुअली हम तो बोले तुमको लाइन का तुमको जरूरत ही नहीं पड़ेगा एक्सिस वाले और टॉर्क का। यहाँ पे भी वापस से वही गेम है, चूंकि नेट फोर्स क्या है जीरो, जीरो। उस केस में ये एक रिजल्ट है, वापस से प्रूव इसको कर सकते हो। अगर किसी बॉडी पे बहुत सारा फोर्स लग रहा है, सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो आ रहा है मतलब वो एफ नेट इक्वल टू जीरो है, उस केस में उन सारे फोर्सेस का टॉर्क, उन सारे फोर्सेस का टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालो सेम ही आता है, फर्क नहीं पड़ता है। तो जहां पे भी सीधा बोला है टॉर्क मतलब समझ जाओ वहां पे पॉइंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तुमको जिस पॉइंट के अबाउट निकालना निकाल लो, तुम्हारे चॉइस पे डिपेंड करता है। बिना पॉइंट के पॉइंट का टॉर्क का कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन जहां पे नहीं मेंशन किया जाता समझ जाओ कि वहां पे पॉइंट पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा इसलिए मेंशन नहीं किया सामने वाला। यह भी एक रिजल्ट है, ये लिखो भले क्विकली, और यहाँ रिजल्ट लिख रहे हैं प्रूव तुम लोगों को करना है। रिजल्ट ये है इफ नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट is zero, then the total torque of all forces is independent of the choice of point, origin भी बोल सकते हो choice of point। वापस से यहाँ पे चूंकि टोटल फोर्स जीरो है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में बॉडी, इसीलिए उन सारे फोर्सेस का टॉर्क निकालेंगे ना, सम करेंगे ना, वो पॉइंट पे डिपेंड ही नहीं करेगा। तो जब हम यहाँ बोल रहे हैं कि टॉर्क नेट जीरो होना चाहिए, कहाँ गया टॉर्क नेट जीरो होना चाहिए, जब हम यहाँ बोल रहे हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब इस दुनिया में मौजूद किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो होना चाहिए, ना कि किसी एक पॉइंट के अबाउट। अबाउट एवरी पॉइंट,
इन द स्पेस, यह इक्वेशन होल्ड करना चाहिए, टॉर्क नेट इक्वल टू 0। तब आता है सारे पॉइंट के बाद थोड़ी ना निकाल पाएंगे, तो हम बोलेंगे भाई 1 किलोवाट अगर 0 हो जाएगा ना, बाकी सब ऑटोमेटिक हो रहा होगा, क्योंकि ये पॉइंट पे डिपेंड ही नहीं करता है। तुम्हें किसी एक पॉइंट के बाद टॉर्क 0 करना है, इसका मतलब ये हुआ ये इक्वेशन जब तुम यूज करोगे किसी एक पॉइंट के बाद चेक कर लो, और टॉर्क 0 आ रहा है किसी एक पॉइंट के बाद, सबके बाद 0 आ रहा हो, ठीक है। ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया। दो तरह का इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनली भी होना चाहिए इक्विलिब्रियम में, और रोटेशनली भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए बॉडी, तब बोलेंगे कि हाँ ओवरऑल ये इक्विलिब्रियम है। अब मान लो नेट फोर्स 0 और टॉर्क 0 नहीं आ रहा, हम बोलेंगे नहीं ये बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है, बट 9th क्लास के स्टूडेंट से पूछेंगे तो बोलेगा है इक्विलिब्रियम, क्योंकि उसके लिए रोटेशनल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है उस लेवल पे। क्विकली लिखो इसको, और कोई डाउट है तो पूछ लो, और नहीं तो आगे बढ़ेंगे। बोलो भैया हाँ भैया फोर्स मतलब कोप्लेनर रहेगा, कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में है क्या बोल रहे हो? भैया, फोर्स कोप्लेनर रहेगा, कोप्लेनर मतलब फोर्स रहेगा ओके ओके समझ कोप्लेनर, गया, हाँ ठीक है। तो टॉर्क अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस 0 होगा क्या? सब के अबाउट बोले तो अभी तो हम लिखे सब के अबाउट 0 होगा, सब के अबाउट 0 होगा, एक्स वाई नहीं जेड भैया, कहीं अगर भी। एफ नेट 0 नहीं है तो एफ नेट 0 नहीं है फिर नहीं बोल पाएंगे हम कुछ, एफ नेट 0 नहीं फिर हम नहीं बोल पाएंगे कुछ, एफ नेट अगर 0 नहीं है तो भी नहीं बोल पाएंगे कुछ। हालांकि एफ नेट अगर 0 नहीं भी हो, कोप्लेनरिटी का जो तुम बोल रहे हो कंडीशन अगर लगाएं और कुछ डिराइव करना चाहे तो किया जा सकता है, बहुत ज्यादा यूज फिजिक्स में उसका नहीं होगा। जो तुम कुछ बोले हम समझ गए, उसका मतलब तुम ये बोलना चाह रहे हो बहुत सारे फोर्सेस मेरे पास है जो एक ही प्लेन में कोप्लेनर है, बट उनका सम 0 नहीं है, उन उस केस में हम लोग को जरूरत पड़ेगा नहीं, बट अगर तुम कंक्लूजन निकालना चाहते हो उस केस के लिए निकाला जा सकता है, जैसा कि तुम कुछ बोलना चाह रहे हो कि एक्स और वाई के वर्ड क्या सेम आएगा, हो सकता है नॉन जीरो बट कोप्लेनर है अगर, तो उसपे कुछ ना कुछ डेरिवेशन किया जा सकता है, कुछ रिजल्ट निकाला जा सकता है, करके देखना पड़ेगा, हमको याद नहीं है, करके देखना पड़ेगा, कोप्लेनरिटी का कंडीशन तो लगाना पड़ेगा, कुछ सारा ऑपरेशन करना पड़ेगा, फिर कुछ हो सकता है कुछ कंक्लूजन निकल रहा हो वहां से। बट हम लोग चूंकि इक्विलिब्रियम में काम करेंगे तो हम लोग यही यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग नॉन जीरो वाले केस पे जाएंगे नहीं बहुत ज्यादा, और अगर जाएंगे भी तो तुमको उस तरह के एनालिसिस का जरूरत पड़ने वाला नहीं, एटलीस्ट रोटेशनल मैकेनिक्स। चलो ठीक है, लिख लो, ये लिख लिए। लिख लियो, बाकी लोग इधर मनीषा लिख लिए, ओके चलो, चलो ठीक है। अब इसको हम लोग इलस्ट्रेट करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन से। ये जो भी स्टेटमेंट लिखे हैं इसको जस्ट ट्राई कर सकते हो प्रूव करने के लिए, हालांकि इसका जनरल प्रूफ थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है तुम लोगों के लिए, प्रूफ का जरूरत पड़ेगा नहीं भाई। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तुमसे बोला गया है कि एक यूनिफॉर्म रड है एल लेंथ का, मास एम का, दो स्ट्रिंग से इसको टांगा गया है सीलिंग से, तुम्हें बताना है स्ट्रिंग में टेंशन क्या क्या होगा। तो पहला चीज ये देखो, जब तुम लोग टांगे हो तो आराम से रड रुका हुआ होगा, ना वो घूम रहा होगा, ना वो मूव कर रहा होगा, ना ही एक्सीलरेट कर रहा होगा, ना ही रोटेट कर रहा होगा, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन में गिवन है ये चीज, बोला नहीं है क्लियरली कहीं लैंग्वेज में कि इक्विलिब्रियम में, ऐसा कुछ बोला नहीं है, बट तुमको खुद से समझना, जब छत से कोई चीज टंगा हुआ है, रस्सी से बंधा हुआ, तो इक्विलिब्रियम में ये होगा, आराम से किसी स्टेट में जाकर के रुका होगा, ऐसे वैसे कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम में तुम्हें गिवन है क्वेश्चन में एक्चुअली, तो इक्विलिब्रियम में गिवन हम कुछ नहीं करेंगे, एफबीडी बनाएंगे वापस से, एफबीडीआर बनाया इसका, तो सबसे पहले ए पे टेंशन लगेगा टी ए, रड का, रड पे टेंशन, रड का एफबीडी बना रहे हैं टी ए, यहाँ पे टेंशन लगेगा टी बी, और कौन सा फोर्स एम जी। एमजी। अब यहाँ ध्यान देना है एमजी फोर्स कहाँ पे एक्ट कर रहा है वो अभी इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए होगा, क्योंकि तुम टॉर्क भी अब निकालने लगोगे, तो टॉर्क डिपेंड करता है किस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है उस पे भी, क्योंकि डिस्टेंस लोग वहां से, तो एमजी एक्ट कहाँ पे करेगा, पूरे पूरे लेंथ के बीच पे सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करता है एमजी। अब ध्यान रखना जब भी रोटेशन में क्वेश्चन सॉल्व करना, एमजी को पूरा बीचों बीच दिखाना L/2 डिस्टेंस पे, जी भैया। क्योंकि वो अब टॉर्क में कंट्रीब्यूट करेगा एमजी। तो एमजी हम दिखाए हैं, इसका मतलब एमजी के लेफ्ट में भी डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक L/2,
equal to L/2 और यहाँ से यहाँ तक L/2। L/2। तो जब भी ये वेट दिखाओगे सेंटर ऑफ मास पे दिखाओ L/2। FBD बन गया, पहला काम यही होता है। FBD बन गया, ये इक्विलिब्रियम में, तो हम बोलेंगे F net 0 होना चाहिए इक्विलिब्रियम में। F net is equal to 0। एक्चुअली F net लिखना चाहिए, हम नहीं लिख रहे हैं, समझ पा रहे हो तुम लोग। F net is equal to 0, यहाँ से लगाया तो हमारे पास आएगा TA plus TB equal to mg। ऊपर में TA plus TB, नीचे में mg। y में फोर्स बैलेंस कर दिए, x में कोई फोर्स है नहीं, इसलिए x वाला इक्वेशन नहीं लिख रहे हैं, बट x में अगर फोर्स होता हॉरिजॉन्टल, वो भी फिर अलग से लिखना पड़ता है इक्वेशन। TA plus TB equal to mg। हमें क्वेश्चन में TA और TB का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ सुनना बात को, अभी स्टार्ट किए। कोई बोले अब रोटेशन हम नहीं पढ़े हैं, तो सिर्फ अगर वो एनएलएम वगैरह पढ़ा होगा तो TA plus TB equal to mg लिख के बैठ जाएगा और बोलेगा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, TA TB के लिए सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दो वेरिएबल है और इक्वेशन एक ही है। तो उसको टॉर्क नेट इक्वल टू 0 वाला इक्वेशन पता ही नहीं, वो सिर्फ F net 0 करके बैठ जाएगा आराम से। एडिशनल कंडीशन यहाँ पे रोटेशन अगर तुमको ये मिल रहा है इक्विलिब्रियम में, तो टॉर्क भी 0 होगा। दूसरा इक्वेशन वहां से आएगा, टॉर्क नेट। बिना से सॉल्व हो सकता है? उसके बिना बोल रहे हो क्या? जी भैया। उसके बिना तो नहीं सॉल्व कर पाओगे। कैसे सॉल्व करोगे? दो अगर तुम सिर्फ उतना ही लगा रहे हो, TA plus TB equal to नहीं सॉल्व हो पाएगा। TA plus TB equal to mg लगा रहे हो, सिर्फ दो वेरिएबल है, कैसे सॉल्व होगा? इक्वेशन लिख के बैठ गए, नहीं कर पाएंगे हम लोग। TA तो तुम्हारा टॉर्क नेट इक्वल टू 0 करेंगे, तब देखो यहाँ ये इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे। तुम्हें किसी भी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 कर देना, जिस पॉइंट के अबाउट मनन उसके अबाउट ही कर दो। तो हम बोलेंगे आसानी से क्या करो ना, एक पॉइंट वो ले लो जहां पे कोई एक फोर्स एक्ट कर रहा है, ताकि उसका टॉर्क तुम्हें नहीं लेना पड़े। हम बोलेंगे ए पे बैठ जाते हैं, ए के अबाउट टॉर्क ले लेते हैं। जब ए के अबाउट टॉर्क लेंगे तो TA का टॉर्क बचेगा नहीं, क्योंकि वो वहीं पे लाई कर रहा है, तो TA का टॉर्क गया। mg का टॉर्क लेंगे तो mg इंटू डिस्टेंस कितना है L/2। mg का टॉर्क ए के अबाउट, हम किसके अबाउट टॉर्क ले रहे हैं? ए के अबाउट। तुम किसी के भी अबाउट लोगे फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ लिख देते हैं ए के अबाउट ले रहे हैं, टॉर्क अबाउट ए। mg इंटू L/2। पीछे में साइन वेव देखना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से हम ए के अबाउट काम कर रहे हैं, तो मेरा आर हो गया ये, mg का टॉर्क ले रहे हैं, mg हो गया ये, यहाँ से यहाँ घूमे क्लॉकवाइज माइनस है, बिल्कुल सही। mg का टॉर्क हो गया। अब आते हैं TB के टॉर्क पे, तो TB इंटू डिस्टेंस ए से है उसका 3L/4। TB इंटू डिस्टेंस है ए से 3L/4। जिस पॉइंट के और टॉर्क ले रहा हूं वहीं से डिस्टेंसेस वगैरह देखना, 3L/4। साइन देखते हैं। हम यहां से बैठे तो आर वेक्टर तो ए के अबाउट यही है आर, और TB है ऊपर की तरफ, घूमे अगर आर से एफ की तरफ एंटी क्लॉकवाइज, प्लस साइन इज इक्वल टू 0। देखो नीचे वाले इक्वेशन से TB आ जाएगा, TB फिर ऊपर में पुट कर देंगे तो TA आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम TB निकालें तो 2mg/3। ओके 2mg/3, तो वो आ जाएगा mg/3 TA। TA और TB निकल गया तुम्हारे पास, TA और TB निकल गया। यहाँ से TA भी निकालना अपना, जो भी निकल गया, ठीक है। इस पे जनरली एक क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है, नीट हो या जेईई, जनरली एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। क्योंकि ये एनालिसिस जो है ना प्रैक्टिकली भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं एग्जांपल जस्ट दे रहा हूं तुम लोगों को, जैसे मान लो बिल्डिंग्स वगैरह का एनालिसिस वगैरह करना होता है, ठीक है। तो कोई बिल्डिंग है, मान लो, सिंपल लेवल का बताना है एनालिसिस भाई। वो मान लो अगर बनाया गया कोई बड़ा बिल्डिंग या मॉल वगैरह ही बनाया गया, ठीक है। अब एक दिन दो दिन के लिए तो बनाया नहीं जाता है, अगले 20 साल तक 30 साल तक बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन में, तो उसमें पैसा भी तो उतना लगता है, इन्वेस्ट होता है लोगों का, कि आदमी को 20 साल तक कोई प्रॉब्लम ना है। तुमको इंश्योर करना है कि अगले 20 साल तक 30 साल तक उसमें कोई गड़बड़ी नहीं आएगा। तुमको उस बिल्डिंग को इक्विलिब्रियम में मेंटेन रहना है, कहीं पे कुछ ढह ना जाए, कुछ गिर गया, कहीं पे कोई दीवार गिर गया, ये सब क्या है? मतलब इक्विलिब्रियम में नहीं था तभी ऐसा हो रहा है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है हर तरह से स्टेबल है। कहीं पे कोई दीवार टूट रहा है या कहीं पे क्रैक आ रहा है दीवार वगैरह पे, मतलब उसका इक्विलिब्रियम स्टेट जो उससे वो डेविएट हो रहा है। तो ये सब चीज चेक करना पड़ता है। भाई इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, अब समझ के देखो बिल्डिंग का मास कितना ज्यादा होता होगा, उसका वेट लग रहा है, उस पे कितना आदमी उस मॉल में डेली आ रहा है, किसी दिन ज्यादा भी लोग आ सकता है, किसी दिन कम, वेरिएबिलिटी भी है वहां पे मास का। तो
तो तुमको सारा देखना है कि भाई अगर किसी दिन मान लो मॉल बनाया गया, मान लो दिवाली का टाइम आएगा तो लोग बहुत ज्यादा पहुंचेंगे, बहुत ज्यादा लोग पहुंचेंगे तो वहां पे लोग का मास ज्यादा होगा, मास ज्यादा होगा तो एमजी ज्यादा होगा, एमजी ज्यादा होगा तो टॉर्क उसका ज्यादा आएगा। अब उसको बैलेंस करने के लिए कहीं पे कुछ दीवार में लगाओ जो उसको बैलेंस करे, टॉर्क जीरो मेंटेन करके उस स्टेट में। तो सारे को देखना वहां पे भी इस एनालिसिस को यूज करना होता है, तो शायद इसीलिए मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन जनरली जेईई में पूछा जाता है, जबकि इजी प्रोफाइल का क्वेश्चन होता है बट हर साल पूछा जाता है। प्रैक्टिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चीज, इक्विलिब्रियम वाला पार्ट। ठीक है, चलो सेम क्वेश्चन ये भी है, जस्ट क्वेश्चन लिख लो, सॉल्व हम नहीं करेंगे। ठीक है, तुम्हें बताना है नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू निकालना है। लैडर आराम से रुका हुआ, तुम इक्विलिब्रियम में मान के चलोगे, आराम से लैडर इक्विलिब्रियम में, कुछ नहीं करना होगा, एफबीडी बनाना होगा तुमको और कुछ नहीं। यहाँ पे नॉर्मल लगेगा, नाम दे दो n1, फ्रिक्शन लगेगा। अब फ्रिक्शन तुम किधर मानोगे, यहाँ का फ्रिक्शन इधर या इधर, जिधर मानना उधर मान लो। फील से तुमको जैसा लगेगा वैसे लग रहा है, फील से फिसलेगा इधर की तरफ तो फ्रिक्शन इधर की तरफ लगना चाहिए। बाकी तुम उल्टा ही मानोगे, वैल्यू तुम्हारा नेगेटिव आ जाएगा और कुछ नहीं होगा। फ्रिक्शन एफ मान लिए, यहाँ पे देखे तो नॉर्मल हॉरिजॉन्टल होगा, n2 नाम देते हैं इसका। इसी तरीके प्रोफाइल पे एडवांस में बराबर आए हुए क्वेश्चन, लैडर वगैरह डाल करके। यहाँ पे बोला है स्मूथ है, इसलिए यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं लगने वाला है। क्वेश्चन ने बोल दिया ये स्मूथ है, यहाँ पे रफ है, तो फ्रिक्शन सिर्फ यहाँ पे, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे वेट लगेगा बीचों बीच सेंटर पे, mg। बस ये बिट तुमको हम बना दिए सारे फोर्सेस का। इफ नेट जीरो करो, x के अलॉन्ग fx 0 y 0 fy 0 fx 0 करना तुम एनएलएम में सीखे हो। यहाँ पे जस्ट एक एडिशनल हो जाएगा टॉर्क जीरो। टॉर्क जीरो का तो क्या करना ना, इस पॉइंट पे बैठ जाना, ज्यादा फायदा होगा। n1 का भी टॉर्क जीरो हो जाएगा, f का भी टॉर्क जीरो हो जाएगा, सिर्फ तुमको दो ही का टॉर्क निकालना पड़ेगा, mg का और n2 का। तो ये तुम पे डिपेंड करता है पॉइंट कैसे चूज करें कि कैलकुलेशन आसान हो, करोगे किसी के बहुत आंसर वही आएगा। तो जहां पे देखो ज्यादा फोर्सेस लग रहा है वहीं पे बैठ जाओ टॉर्क वाला इक्वेशन लगाते वक्त, लेकिन फायदा ये हो जाता है ज्यादातर फोर्सेस का टॉर्क जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो उसी पॉइंट पे तो r जीरो हो जाएगा उस फोर्स का। ठीक है, एक पॉइंट होता है टॉर्क जीरो यूज करते वक्त, वैसे पॉइंट पे बैठो जहां पे बहुत सारा फोर्स है। कहीं और भी बैठोगे फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारा कैलकुलेशन लेंदी होगा, टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। यहाँ देख लो क्वेश्चन ने बोल दिया स्टेशनरी यूनिफॉर्म रड, यह कंफर्म करने के लिए कि रड इक्विलिब्रियम में, ये मान के चलो। ओके, बस तो स्टेशनरी नीचे फिसलेगा कैसे? क्या रॉड स्टेशनरी नीचे फिसलेगा कैसे? फ्रिक्शन फिर कैसे मान दिया? फ्रिक्शन के कारण ही तो वो स्टेशनरी है। जी हाँ, फ्रिक्शन के कारण ही तो स्टेशनरी है, फ्रिक्शन नहीं होता तो ये ऐसे फिसल जाता, स्लिप कर जाता। फ्रिक्शन ही तो है जो उसको ये करके रखे हुआ। अगर ये यहाँ पे ही बोल दे स्मूथ और यहाँ पे ही बोल दे तो फिर बोले कि स्टेशनरी है, तो इक्वेशन वाला पागल होगा। दोनों जगह स्मूथ बोल देगा फिर बोलेगा स्टेशनरी है, तो होगा जबरदस्ती का कि मतलब कोई चीज पॉसिबल नहीं, तुम बोल रहे पॉसिबल। ये पॉसिबल करने के लिए रफ बोल दिया यहाँ पे, और दोनों जगह स्मूथ बोल दे फिर ये रड रुकेगा कैसे? पता नहीं रुक पाएगा क्या, देखना पड़ेगा, तब नहीं रुक पाएगा यार। नहीं 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 नहीं, अगर दो जगह स्मूथ हो जाए तो उसका टॉर्क क्लॉकवाइज आ जाएगा, इसका टॉर्क एंटी, नहीं नहीं फिर भी रुक सकता है, फिर भी रुक सकता है। mg और ये बैलेंस है उस तरीके से हो जाए, दोनों जगह स्मूथ होगा फिर भी ये रुक सकता है। जस्ट सोच के देखना, फिर भी टॉर्क जीरो आ सकता है, क्योंकि करके देखना, क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर हम इस पे डिस्कशन कल कर लेंगे। और दोनों जगह स्मूथ हो जाए तो क्या होगा? उस केस में रॉड का मास पर डिपेंड करेगा। हाँ बिल्कुल सही कि बोलो, फिर बिल्कुल से बिल्कुल सही बोलो, बिल्कुल सही बोलो, वही हम बोल। जब अगर तुम इसको भी स्मूथ मान लोगे तब क्या होगा, mg का टॉर्क आ रहा है और किसका टॉर्क आ रहा है, n2 का टॉर्क आ रहा है,